आज मैं राष्ट्र हित, राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र स्वाभिमान के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपनी पार्टी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं जो कहने जा रहा हूँ वो केवल मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं, कोई मेरी पार्टी या मेरी सरकार के ही केवल विचार नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की जनमानस की ये भावना है। सबसे पहले तो हम भारतीय सेना के वीर सैनिकों के वीरता, पराक्रम और उनके अदम्य साहस को सैल्यूट करते हैं पूरे सदन की ओर से। यही नहीं, भारत ने लगातार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार शांति का प्रयास और शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आतंक का रास्ता अपनाया। 2014 में भी ओथ लेते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया था। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी लाहौर गए, बगैर किसी सुरक्षा के गए, साहस और सही इरादों के साथ शांति के लिए गए थे। लेकिन बदले में क्या मिला? बार बार आतंकी हमले। और जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, उसका उल्लेख यहां पर जितने सांसद आज तक विपक्ष से बोले हैं, किसी एक भी सांसद ने खड़ा होकर यह नहीं कहा किस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी। जब रक्षा मंत्री जी भारतीय सेना की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे, तब कोई ताली नहीं थी, कोई मेज नहीं थपथपा रहे थे। और आज भी अगर मैं कहूं कि निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारने का अगर पहली बार ऐसा काम हुआ है, उन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांटने का, देश में दंगे फैलाने की सोच को लेकर चले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर खड़े रहे। पूरा भारत एक साथ खड़ा रहा। उस शाम भारत के घरों में दिए नहीं जले, यहां तक कि रात में घरों का चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहा। इन लश्कर आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है। हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी। हमारी सशक्त सरकार और हमारी सशक्त सेना को एक तरह से चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत पहलगाम के साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से परे सजा देगा। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारतीय सेना की जो शक्ति है, एकता और संकल्प एक प्रतीक बन चुका है। यह शक्ति आतंक के साए को कुचलकर भारत के गौरव को विश्व पटल पर उजागर कर रही है। मैं इतना कहूंगा माननीय सभापति जी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमाना हमारा। और 7 मई को हमने इन दुश्मनों को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर अचूक और निर्णायक प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान को हो रहा है। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 टीक प्रहार करके हमारी सेना ने 100 से अधिक आतंकियों और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। एक ही झटके में जमींदोज करने का काम किया। यह भारत की त्रिशक्ति जल, थल, नभ का एक संगम था। हमने विश्व को साफ शब्दों में बता दिया कि भारत के विरुद्ध अगर कोई आतंकवाद की किसी घटना को अंजाम देगा तो हमला भारत पर हमला माना जाएगा, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, और भारत इसे अपने तरीके से निपटेगा। और इसका करारा जवाब भी देखा। जो आंख उठाकर देखेगा उसको ऐसी दर्द दी जाएगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी दर्द महसूस होती रहेगी। ये भारत का आतंकवाद के विरुद्ध शंखनाद था। ये अब भारत, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत डोजियर नहीं, डोज देगा। अब भारत सबूत नहीं, आतंकी आकाओं को ताबूत भेजेगा।
ये नया भारत है और ये नए भारत का दिस द न्यू नॉर्मल ऑफ न्यू इंडिया। दिस इज पीएम मोदीज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म। जब दूसरे दिन पाकिस्तान ने भारतीय सेना और हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया तो हमारी भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला करते हुए उसको नेस्तनाबूद कर दिया। दिस वाज अ स्ट्राइक ऑन द 11 पाकिस्तान एयर बेसिस एंड इट मेड इट द ग्रेवयार्ड ऑफ मिलिट्री डिफीट ऑफ पाकिस्तान। मौका मिले तो आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पूछ लें कि भारतीय मिसाइलों ने कैसा कहर ढाया था। 2.5 महीने बाद भी रहीम खान एयरबेस पर आज बैलगाड़ी चलाने लायक भी नहीं बचे। वर्षों वर्षों तक अगर आपने सुना होगा तो ये कहते थे कि भारत से हजारों साल तक जंग लड़ते रहेंगे। गज़वे हिंद के मंसूबे पाले बैठे थे। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबे पाले बैठे थे और ये मंसूबे पालने वाले 48 घंटे भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय सेना ने ऐसा दर्द देने का काम किया है। और मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, राहुल जी तक संदेश जरूर पहुंचा देना। भारतीय सेना वहां पर मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। इंडियन आर्मी स्ट्राइक्स द एनिमी वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट इन माइंड, इन माइट एंड ऑन देयर मैप। उधर पाकिस्तान के जर्नल जिहादी बंकर में छिप गए थे। यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। अगर शक हो तो अपने प्रिय पाकिस्तान से पूछ कर देख लेना, जिसके कसीदे आप दिन रात पढ़ते रहते हो। और मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर उनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या बोला उसका मैं कोट यहां पर करना चाहता हूं। भारत की सेना हमें मार रही थी, हम बेबस थे, हमारे सामने सीज फायर का भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आई अनकोट, ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का कोट है। वी लॉन्च्ड प्रिसिशन मिसाइल अटैक्स ऑन देयर सेफ हाउसेस, bunkers and training camps. They targeted our tourists, but we attacked terrorists. We didn't strike civilians. We strike the very heart of terror military nexus. We did not escalate. We have neutralized with precision, purpose and power. This is not a reaction. This is the doctrine and this is the new normal. मैं इतना ही कहूंगा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म आज पूरी दुनिया भर के लिए कड़ा संदेश है। इस भारतीय सेना के हमलों में लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर कड़ा प्रहार किया गया। यहां तक कि पाकिस्तान की जो हवाई सुरक्षा है, लाहौर, पसरूर, चुनिया, अफरीवाला के HQM मिसाइल सर्विस रडार स्टेशन नष्ट कर दिए गए। वायुसेना अड्डे चकलाला में हो, सरगोदा, रहीम यार खान, कराची, भोलाई वायुसेना अड्डों को नुकसान किया गया। लड़ाकू और अवकाश विमान नष्ट कर दिए गए। C2 प्रणाली को नुकसान किया गया। वायु रक्षा समन्वय को पंगु बनाया गया। 9 आतंकी, जिसमें जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर के ठिकानों को तबाह किया गया। हमने 26/11 के हमले में जो कांग्रेस इंतजार करती रही कि शायद दुनिया की कोई और ताकत आपको परमिशन देगी, वी विल नॉट वेट फॉर द परमिशन, वी विल स्ट्राइक विद प्रिसीशन। हमने किसी का इंतजार नहीं किया। हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या ऑपरेशन सिंदूर की बात हो। यही नहीं, इन अटैक्स में हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया है। 11 एयरफोर्स को हमने मात्र 3 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। पहली बार है कि दुनिया के किसी न्यूक्लियर कंट्री के एयरफोर्स के कैंप्स को नष्ट करने का काम किया तो भारतीय सेना ने वो भी करके दिखाया है। यही नहीं, 26/11 के हमले में जिस स्थान से उन आतंकवादियों को
ट्रेनिंग दी जाती थी, उन आतंकवादी ठिकानों को भी हमने ध्वस्त किया, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को भी हमने मारा और उनके आकाओं को भी मौत के घाट उतारने का काम किया तो भारतीय सेना ने किया है। केवल आतंकियों को ही नहीं, पाक भोलारी एयरबेस में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें पाकिस्तान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को भी और 4 एयरमैन को भी मौत के घाट उतारने का काम भारतीय सेना ने किया। यही नहीं, आपने तो उदार दिल दिखाकर इंडस वाटर ट्रीटी कर ली थी, जो पाकिस्तान के 4 लाख एकड़ जमीन को सींचता है। भारत का 80% पानी वहां पर चला जाता है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी के पीने की व्यवस्था वहां से मिलती है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। जो आप इतने सालों तक नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य देखा और हथियारों की मारक क्षमता को भी देखा है। मेड इन इंडिया वेपन्स हैव वन battlefield validation and India has displayed its cutting edge defense technology to the world. हमारी मारक क्षमता और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ने पाकिस्तान और चीन सहित अन्य देशों को, आप में से कुछ विपक्ष के सांसदों ने कहा कि दूसरी तरफ चीन भी था, टर्की भी था, पाकिस्तान भी था। अरे ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए, चाहे चीन था, टर्की था, पाकिस्तान था, अकेला भारत और भारतीय सेना तीनों पर भारी पड़ी है। यह दिखता है भारतीय मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी कैसे भारी पड़े हैं। और यही नहीं, मैं आज कहूंगा कि इंडिया's ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर reflects 21st century evolution of aerial decoys and psychological dominance. This is just not warcraft, it is Minecraft. India has displayed a textbook case of aerial combat. इस कार्रवाई को सैन्य इतिहास में टेक्स्ट बुक प्रिसीजन वॉरफेयर कह रही है। थाईलैंड एयरफोर्स यूनिवर्सिटी इसे सैन्य रणनीति की टेक्स्ट बुक में शामिल करने की बात कह रही है। दुनिया इसे टेक्स्ट बुक काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन के रूप में देख रही है। और एक ऑपरेशन सिंदूर से आज दुनिया भर में पता चल गया कि भारत की ताकत क्या है और जो आज के वॉरफेयर में भारत की नई टेक्नोलॉजी ने कैसे काम किया है। आप पूछ रहे थे पिछले 10 सालों में क्या हुआ। दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि भारतीय सेना के बजट को क्या हुआ डिफेंस के। माननीय निर्मला सीतारमण जी यहां पर है, रक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं, आज वित्त मंत्री हैं, राजनाथ जी हैं, रक्षा मंत्री हैं। मोदी सरकार में 2.5 लाख करोड़, आपके समय 2013-14 में डिफेंस बजट था, 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 6,22,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया है। अरे आप 6,81,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया है, दुगने से ज्यादा कर दिया, 3 गुना कर दिया है। और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 10 साल आपने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मात्र 3 सालों में 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया बनाकर हमने दी है। आपने 10 सालों में नहीं, 30 सालों में आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक पेंशन की मांग को भी पूरा किया है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अटल जी की सरकार में देखिए, आपके समय 48 में, 62 में, 65 में, 71 की लड़ाइयां हुई, लेकिन सेना के जवानों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक नहीं जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब जाकर पार्थिव शरीरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और धर्मेंद्र जी, मैं इतना जरूर कह दूं, अरे मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश राज्य छोटा है, लेकिन सेना में बड़ा योगदान है। अगर देश को पहला परमवीर चक्र विजेता किसी ने दिया तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश ने दिया है। कारगिल युद्ध में अगर 52 शहादत सबसे ज्यादा हुई तो हिमाचल प्रदेश की हुई। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए थे, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए हैं। सर, माननीय सभापति जी,
मैं इतना कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने अपना एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा दिया है। 686 करोड़ से बढ़कर लगभग 24,000 करोड़ हो गया। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ एक साल की पार कर गई और 193 हमने नए कॉन्ट्रैक्ट 2,09,050 करोड़ के एक साल में करके दिखाए और 100 देशों को डिफेंस प्रोडक्ट भारत देने का काम करने जा रहे। यही नहीं, लेकिन आपको डर तो होगा ही, क्योंकि जब मैं आपके सवाल खड़ा कर रहा हूं तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब सेना की और सैन्य क्षेत्र में हमारे उपलब्धि की बात आती है तो आपके होंठ सिल क्यों जाते, उनकी तारीफ करते हो। कितने युद्ध देश ने देखे, लेकिन इस लड़ाई में मैं कहना चाहता हूं, भारत ने ना एक सैनिक खोया है, ना एक सैनिक खोया, ना एक सैनिक शहीद हुआ, ना युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हमारी विजय हुई, शोर भी नहीं हुआ, सिंहनाद की गूंज उठी है। ये भारत ने करके दिखाया है। मोदी जी की नीति और सेना की रणनीति काम आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये कहूंगा, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उस समय हिमाचल के प्रभारी थे। कारगिल के युद्ध में वो उस समय भी सेना के जवानों का हाल पूछने कारगिल गए थे, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। सेना को सशक्त भी किया। और मैं एक बात कहूंगा, एक और भारत की सेना पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर आप लोग क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? सबूत मांग रहे थे और साथ ही साथ कवर फायर भी दे रहे थे। कवर फायर किसको दे रहे थे, ये आपको पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने सरेंडर कर दिया। हमने स्पष्ट किया है कि जब तक हमने ऑपरेशनल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया, तब तक हमने सीजफायर नहीं किया था, और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हमने पहले नकार दिया था। और यही नहीं, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज भारत का दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 2001 से लेकर 2025 तक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 25 साल में एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना देश के लिए हर पल जीने का काम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपने भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं इतना कहूंगा, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता हमारे पास हैं। भारत को झुकाने वाला कोई कमाई का लाल पैदा नहीं हुआ जो झुका सके। भारत को कोई झुका सके ऐसा किसी में दम नहीं। भारत से विश्व है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आदरणीय सभापति जी, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से भारतीय सेना भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने अभी भी हंसते हैं। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। और बाटला हाउस कांड में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को आप श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, लेकिन आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाने वहां चली गई थी। यह कांग्रेस है जो भारतीय सेना के साथ नहीं, उसके खिलाफ हथियार उठाने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। देश ने आपका असली चेहरा देखा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि आपने भारत को अपमानित और पराजित करने वाले राष्ट्र साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
आपने देश की जनता का मनोबल तोड़ने का कार्य किया, कोई कोर कसर आपने बाकी नहीं छोड़ी। और सुनिए मणिकम टैगोर जी, इतिहास नरेंद्र मोदी जी को उनके धैर्य और धीरता के लिए याद रखेगा, उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं अब वो एलओपी से, किरण जी पूछ रहे हैं भाई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा, एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओपी उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओपी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, आपकी दुआ स्वीकार हो। अब माननीय सभापति जी, आज सदन ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी थी कि कौन पाकिस्तान का सबसे सगा, सबसे प्रिय उभर कर सामने आए। और एक पूर्व गृह मंत्री ने जो कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ देखने को मिलता है, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं दिखता है तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे। ये लोग कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी पाकिस्तान को बचाने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है, कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। और कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव और आड़ के पीछे आप रुक रहे हैं। कांग्रेस आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी यही रहा, माननीय सभापति जी। और मैं जो कह रहा हूं मैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी क्या था? इनका केवल डोजियर तैयार करने का था, डिनर खिलाने का था, डिसीजन करने का नहीं था। नहीं तो 26/11 के हमले के बाद ये लोग 26/11 हमले के बाद ये शायद कुछ कार्रवाई करते, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देते, लेकिन नहीं दिया। राहुल गांधी जी क्या करते रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पूछता हूं आपसे। पूरे ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमान राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा रुचि ये जानने में थी कि भारत के कितने विमान मार गिराए। उनका एक बयान भी ऐसा नहीं है जहां उन्होंने जानने की कभी कोशिश की हो कि हमारी सेना ने, हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को मार दिया है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, उनके कितने डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है, उनके कितने एयरबेस उड़ाए हैं, पाकिस्तान को कितनी हानि पहुंचाई है। इसमें राहुल जी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मात्र इंटरेस्ट था भारत के कितने विमान गिराए गए। आखिर ये जानकारी वो किससे साझा करना चाहते थे? जिनके हाथ रक्षा दलाली में रंगे रहे हों
अब किसके लिए दलाली करना चाहते हैं ये मुझे पता नहीं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, जुबान पर पाकिस्तान, दिलों में साजिश पलती है। ऐसे लोगों की वजह से ही तो चिताएं जलती हैं। देश को लूटकर जो अपने महल बनाते हैं वो इतिहास में गद्दार कहलाते हैं, गद्दार कहलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे मैं कहूंगा हमारी सेना ने तो किया, वो दुनिया ने देखा, लेकिन उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आदमपुर एयरबेस पर गए और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम भी किया। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि आदमपुर एयरबेस खत्म कर दिया। अगर खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री कैसे उतरते? S-400 पीछे खड़ी दिखती थी, आपकी आंखों में, आपके चश्मे नहीं दिख रही होगी, दुनिया ने देखा है। यही नहीं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट में हमने तय कर दिया है, कोई भी आतंकवादी घटना को एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मैडम मैं 5-7 मिनट और लूंगा, मेरे जो टाइम मुझे पार्टी ने दिया वो 5-7 मिनट। किरण जी भी यहां पर हैं। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जब बात चलती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी स्पष्ट कर दिया था और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो कह ही दिया है। हमने एस्केलेशन भी नहीं की, हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को प्रहार किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे सेना या सिविलियन ठिकानों पर प्रहार करने का प्रयास किया तो हमने ऐसा जवाब दिया है कि कांग्रेस नहीं, पाकिस्तान सदा याद रखे, गलती से। मैं जहां तक सिंधु डैम की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया है। आपके कुछ नेताओं ने कहा, जो आपकी गठबंधन में सरकार में थे, उन्होंने कहा पानी दे देना चाहिए पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सिंधु में पानी और खून, सिंधु नदी का पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तुम हमारा खून बहाओगे, तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी सिर पटक ले, नाक रगड़ ले, सिंधु डैम के गेट नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। आदरणीय सभापति जी, जो प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर में भेजे, वो 7 प्रतिनिधि मंडल में एक मुझे भी जाने का अवसर मिला। सुप्रिया जी हमारा नेतृत्व कर रही थी। और मैं सदन में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये जो प्रतिनिधि मंडल थे, ये किसी दल या किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, हम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हमारे मत अलग हो सकते हैं, हाँ, हम में मतांतर हो सकता है, मत भिन्नता हो सकती है, मन का भेद हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र का प्रश्न हो तब हम एक हैं, हम एक मत हैं, हम भारत के पक्ष में हैं, हम सबके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और मैं कह सकता हूं कि 7 के 7 प्रतिनिधि मंडलों में किसी भी दल का कोई भी सांसद होगा, उसने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की बात की। आज पूरे सदन की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। हम सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। एक मिनट में कर लीजिए। मेरा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लेना जरूरी है। सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक इसमें हमने हासिल क्या किया और दूसरा सरेंडर विषय है। मैं इतना कहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम किसी का साथ लेने नहीं गए थे। भारत ये बताने गया था कि भारत अपने दम पर आतंकवादी के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने गए थे, किसी का सहयोग मांगने नहीं गए थे। और 193 देशों में से 190 देशों ने एक साथ इन आतंकवादी हमलों की निंदा की है। ये नरेंद्र मोदी जी का दिखाता है। और यही नहीं, मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया, आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक माहौल बनाया। और मैं कहना चाहता हूं कि जो रवैया कांग्रेस का रहा इस समय, वो सबसे अधिक निराशाजनक, अपमानजनक और आपत्तिजनक था। सेना और सरकार पर हमला करने में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रही। लेकिन भारत में जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम लगातार आगे बढ़े, एक फेक नैरेटिव कांग्रेस के नेता द्वारा चलाया जा रहा है कि सरेंडर सरेंडर। माननीय सभापति जी, अगर पिछले 78 साल का हिसाब लिया जाए तो कांग्रेस ने कितने ब्लंडर और सरेंडर किए,
ये आज देश को मैं बताना चाहता हूं और इन 2 मिनटों में बताऊंगा। 1948 में कश्मीर जैसे आंतरिक विषय को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1950 से 60 के दशक में एक्साई चीन को बंजर जमीन कहकर चीन की झोली में डालने का बलंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1954 में तिब्बत के अधिकार को छोड़कर चीन को कब्जा करने का स्वीकार किसने किया? कांग्रेस ने। 1958 में नून नेहरू समझौते के तहत बेरूबारी को पूर्व पाकिस्तान में स्थानांतरित करने को सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1960 में पंजाब के सरजा माजरा, रख हरदीप सिंह पठान के, सुलेमान के, चक लोधी को पाकिस्तान को सौंपकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1960 में सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को $174 मिलियन, आज के 14,000 करोड़ के बराबर ये सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। माननीय सदस्य प्लीज 1963 में पाकिस्तान ने पीओके में 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपने का काम किसने किया और चुप रहा? कांग्रेस ने। 1974 में इंदिरा गांधी ने एक समझौते के तहत कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया, सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चीन को सरेंडर किसने की? कांग्रेस ने। भारत के हितों को किसने बेचा? 62 के युद्ध में अमेरिका से एयरफोर्स सपोर्ट की मांग कर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1965 में पाकिस्तान से जंग जीतकर 68 में 828 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान को किसने सरेंडर किया? कांग्रेस ने। 1970 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के 56 सैनिक लिए बिना माननीय என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பகல்காம் தாக்குதலுக்கு எதிராக தேசமே ஒன்றுபட்டு நிற்கிறது. उधर दे दीजिए, बोल रहे हैं। வீழ்ந்த ஒவ்வொரு माननीय உயிரும் सभापति जी, ஏற்படுத்திய कांग्रेस का सरेंडर अभी पूरा नहीं हुआ भाई। कांग्रेस ने बहुत सरेंडर किया है, कांग्रेस ने बहुत सरेंडर किया, ब्लंडर भी बहुत किए 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने नील डाउन करवाया था, मुर्गा बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया। अपने 54 भारतीय सैनिकों को लिए बिना पाकिस्तान के आगे सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। ताशकंद समझौते में हाजी पीर दर्जे जैसे अति महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र को पाकिस्तान को वापस देकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर दुश्मन से हाथ मिलाने का सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1984 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के कौटा परमाणु संयंत्र पर हमला करने से इनकार कर दिया, सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। रोनाल्ड रीगन अमेरिका राष्ट्रपति